आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ लंच किया। विभागों के बंटवारे के बाद यह पहला गेट टुगेदर रहा। लंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर चर्चा की गई। पीएम की सीख पर भजनलाल सरकार काम करेगी, यह मैसेज भी दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और झाबर सिंह खर्रा भी आज बाहर रहे, इसलिए दोनों लंच में शामिल नहीं हो सके। कल की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है। सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जाएगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी दिशा निर्देश बैठक में जारी किए गए हैं, जहां पर इस यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में ही मौजूद रहेंगे और जनता के बीच भी उन्हें रहना है। जनता के बीच रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गेट टुगेदर हुआ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बीच में, जहां पर विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली मुलाकात, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से बातचीत की और आगामी विजन को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीख दी है उसी पर हमें काम करना है, उसी पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो राजस्थान के विकास को लेकर भी खास चर्चा की गई है। विभागों का चूंकि अब बंटवारा हो चुका है, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं और ऐसे में ये जो गेट टुगेदर रहा वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक एक कर मंत्रियों से बातचीत की और उस दौरान उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए, आगे किस तरीके से काम करना है। अगले कुछ सालों का विजन भी सभी मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से रखा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी, जहां पर उन्होंने मंत्रियों के साथ लंच किया और लंच पर चर्चा भी हुई कि कैसे आगे कुछ सालों में काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर कैसे मंत्रियों को चलना है और राजस्थान को विकसित बनाना है। की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए विकसित यात्रा निकाली गई है और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए इस पे पूरा फोकस किया। निश्चित रूप से यहाँ के कार्यालय की तो यहाँ ही से प्रेस ब्रीफ आएगी। अब निश्चित रूप से आपको विस्तृत रूप से बहुत अच्छे तरीके से वो आपको बताएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। लंच पर पहुंचे सभी मंत्रियों से 100 दिन की कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, लंच साथ ही साथ चर्चा इस पर कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रास्ता जो दिखाया है उस पर सभी को चलना, और क्या कुछ बातें रही? जी बिल्कुल, जो इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों शाम को देकर के गए बीजेपी के मंत्रियों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को, सरकार अब उसी दिशा में काम करती हुई दिखाई देगी। 100 दिन की जो कार्य योजना है वो उस पर काम करना शुरू होगा। कई विभागों ने योजना बना ली है और इसके अलावा क्योंकि मंत्रियों के पोर्टफोलियो अब आए हैं तो उस दिशा में तेजी से सरकार कदम बढ़ाएगी ताकि 100 दिन में जनता को ये बताया जा सके, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा सके कि 100 डेज में भजनलाल सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए ये काम धरातल पर कर दिया है। तो ऐसे में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में पहला गेट टुगेदर हुआ। सारे के सारे मंत्रियों को बुलाया गया था। कुछ मंत्री बाहर थे इसलिए लंच में पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल जो है वो दिखाई पड़ रहा है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जब से सरकार बनी उसके बाद में थोड़ा टाइम लगा है महकमों के बंटवारे में, लेकिन अब फुल स्पीड से सरकार के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को तमाम बीजेपी के विधायक और मंत्री अपने अपने इलाकों में सुनेंगे। हालांकि कुछ मंत्रियों का शुभ मुहूर्त आ गया, इसलिए झाबर सिंह खर्रा और जोराराम कुमावत के ज्वाइन करने की खबरें हैं कि वो सचिवालय में ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बीच वहां पर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनेंगे। तो अब जो है भजनलाल सरकार पूरी तरह से काम करने के मूड में है और ज्यादा वक्त है नहीं। लोकसभा के चुनाव में महकमों को संभालने के बाद अब मंत्री अपने अधिकारियों से
काम का ब्यौरा ले रहे हैं, किस तरह से काम की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको प्राथमिकता में लेकर उन पर काम स्टार्ट किया जाना है। तो अब जो है तमाम चीजें ब्यूरोक्रेसी के साथ में डील करनी है सरकार को, मंत्रियों को, और जो बीजेपी के विधायक है उनको भी जनता के बीच में बीजेपी के मैसेज को और पॉजिटिव करना है, क्योंकि राजस्थान की सरकार अब डबल इंजन की सरकार कहलाती कि दिल्ली में मोदी जी हैं और यहाँ पर भजनलाल सीएम है। तो ऐसे में अब सारी जो चीजें दुरुस्त करने का जिम्मा है। अब आप आरोप नहीं लगा सकते कि साहब गहलोत साहब ने इतना कुछ बिगाड़ा कर दिया था, अब उसको संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सब कुछ अब आपके हाथ में है, आपके पास में एनर्जी है, आपके पास में विजन है, और आपके साथ में काम करने के लिए बेहतरीन सहयोगी हैं जो फील्ड की नॉलेज रखते हैं, और तजुर्बे वाले अफसर जो हैं राजस्थान में लगाए गए हैं। तो अब जो है सारा टीम वर्क आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और आम जनता तक यही मैसेज जाएगा कि भजनलाल सरकार जो है जनहित से जुड़ी हुई, जन अपेक्षाओं से जुड़ी हुई तमाम चीजें करती हुई दिखेंगी। बड़े बड़े फैसले आने वाले दिनों में होते हुए दिखेंगे। बजट सत्र आ रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो तैयार हो रहा है, उस पर मुहर लगना बाकी है, और 19 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हर तरफ से चौतरफा सरकार काम करती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। बिल्कुल बाबूलाल, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं तो अब जवाबदेही भी है, और ऐसे में जरूरी है कि सभी विभाग बेहतर तरीके से काम कर सके जिससे कि विपक्ष हमलावर ना हो। चूंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों और विधायकों को निर्देशित किया है बाबूलाल कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो अपने अपने क्षेत्रों में भी रहना है और सबके बीच मौजूद रहना है, वहीं से सुनना है। तो इसे लेकर कुछ खास तैयारी भी चल रही है क्या? जी बिल्कुल, जो दूर दराज के मंत्री हैं वो रवाना हो गए अपने इलाकों के लिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, जनता के बीच में बैठेंगे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सबको सुनना है। जो जो बात प्रधानमंत्री कहेंगे उसे आत्मसात करनी है, और जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जरूरतमंदों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है मोदी सरकार की, उनको बिल्कुल बाबूलाल, जरूरी भी है अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो जो योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं वो जन जन तक पहुंच सके, और यही खास मकसद भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, राजस्थान में कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त हुए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। तो अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में जहां लोकसभा चुनाव में सूखा पड़ा हुआ है वो जल्द ही मिट सके। तो नाम भी आपको बताते चले जिन्हें कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पूसाराम गोदारा जिन्हें बीकानेर की जिम्मेदारी मिली है, हाकम अली को चूरू, महेंद्र गहलोत को सीकर, हर सहाय यादव को जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रोहित बोहरा को जयपुर, धर्मेंद्र राठौड़ को अलवर, महेश जोशी को भरतपुर की जिम्मेदारी मिली है। कुल 25 सीटों की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र वाइज आपको बताते चले कि कहां पर किसे जिम्मेदारी मिली है। प्रशांत बैरवा की बात करें तो इन्हें दौसा की जिम्मेदारी दी गई है। संगीता बेनीवाल को पाली की जिम्मेदारी मिली है। महेंद्रजीत मालवीय को बांसवाड़ा का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि शकुंतला रावत को राजसमंद, मुरारीलाल मीणा को कोटा की जिम्मेदारी मिली है। तो राजसमंद से शकुंतला रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर वो ये सुनिश्चित करेंगे कि राजसमंद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल सके। कोटा में मुरारीलाल मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोद जैन भाया को झालावाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। लिस्ट आपको दिखा रहा है, कुल 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान में, जहां पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए और अभी से चुनाव मोड पर आ चुकी है कांग्रेस। लगातार एक एक कर जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं जिससे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से अच्छा प्रदर्शन हो सके और कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जा सके। ये लिस्ट आपको दिखा रहा है, कुल 25 नाम जिन्हें अलग अलग क्षेत्र बांट दिए गए हैं, अलग अलग सीटें बांटी गई हैं जहां पर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जहां एक और बीजेपी की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी लगातार कई बड़े फैसले कर रही है और नियुक्तियां भी की जा रही हैं। चुनावों को देखते हुए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की गई है,
ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार आपको बता रहे हैं कि किन किन सीट्स पर किन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी होगी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की। उन्हें वहां पर मुद्दे देखने होंगे, वहां पर जो कार्यकर्ता उन्हें भी सक्रिय करना होगा, जिससे कि लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर ली गई है। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, जयपुर से 25 सीटों पर कांग्रेस की ओर से कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां लगातार जारी है दोनों ही पार्टी की ओर से। जहां पर बीजेपी के दावे हैं कि हम कुल 25 सीटें लाएंगे, तो भाई कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जरूर जाए। और कल यानी कि सोमवार को श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव का नतीजा आने वाला है, जिसके लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह तैयार है। कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर होते होते साफ हो जाएगा कि श्रीकरणपुर की जंग आखिर किसने जीती। और ये खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी खबर का रुख करेंगे। 3 दिन के अपने जयपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जिम्मेदारी भी निभाई और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश की जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी, इसके साथ ही पीएम मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा पूरा हो गया है। यानी अब पीएम मोदी जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की रूपरेखा भी खींच दी। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शनिवार को DG-IG कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानूनों को बदलने की जरूरत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा हुई। वहीं रविवार को कॉन्फ्रेंस में करीब 8 विषयों पर चर्चा हुई। 5 विषय पर पीएम मोदी मौजूद रहे, जबकि 3 विषय पर अमित शाह मौजूद थे। पीएम मोदी के इन 3 दिवसीय दौरे को लेकर जयपुर शहर अलर्ट पर था। पहली बार इतने लंबे समय तक पीएम मोदी जयपुर में रुके, वहीं 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर एक बार फिर से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के DG-IG कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर दिखे। में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानून में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा की गई। मोदी ने यहां हर राज्य के DGP से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। DG-IG कॉन्फ्रेंस में पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा पर प्राथमिकता से आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए अजीत डोभाल और अमित शाह से भी चर्चा हुई। दोनों ही DG-IG कॉन्फ्रेंस में 3 दिन शामिल हुए। DG-IG कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद समेत उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिससे देश भविष्य में सुरक्षित रहे। आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे को लेकर भी सभी राज्यों के DG से सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही NSA अजीत डोभाल ने भी इस विषय पर अपने सुझाव पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कल यानी कि सोमवार को श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव का नतीजा आने वाला है, जिसके लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह तैयार है। कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर होते होते साफ हो जाएगा कि श्रीकरणपुर की जंग आखिरी किसने जीती। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीकरणपुर सीट की फाइनल जंग, कल होगा जीत और हार का फैसला। जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह तैयार। 5 जनवरी को श्रीगंगानगर की सबसे हॉट सीट श्रीकरणपुर विधानसभा में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर इस बम्पर मतदान में मतदाताओं ने किस पर भरोसा जताया।
सोमवार को मतों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा कि आखिर फाइनल बैटल का किंग कौन है। वहीं जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी ईवीएम मशीनों को ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में मतगणना स्थल पर रखवा दिया गया है। और मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज जहां पर की कल मतगणना की जानी है, वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के। सोमवार सुबह होने वाली मतगणना के लिए ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी की गई है। मतगणना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 17 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से 14 टेबल पर ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी, जबकि 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट और 1 टेबल पर ईटीपी बीएमएस मतों की गणना होगी। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कल सुबह 8 बजे मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल पर प्रवेश न कर सके। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वीपाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर उनको कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा श्रीकरणपुर की चुनावी जंग में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब देखना ये है कि हाई प्रोफाइल हो चुकी इस सीट पर बाजी कौन मारता है। अब सारी की सारी जो उम्मीदवारों का जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब देखना यह होगा कल जब रिजल्ट आएंगे तो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। भर्ती परीक्षा में नकल करवाने में मदद करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। कुचामन सिटी का रहने वाला आरोपी मूलाराम जाट, जिसे पकड़ लिया गया है। जिलिया कुचामन के सरकारी स्कूल में मूलाराम जाट अध्यापक है। अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल करवाई गई थी। एटीएस एसओजी की संयुक्त टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मूलाराम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसने नकल में अपनी भूमिका निभाई थी और इसके बाद एटीएस और एसओजी की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई, जहां पर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और नकल के मामले को लेकर मूलाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले कि अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए लिए गए थे और परीक्षा में नकल करवाई गई थी। मूलाराम जाट बताया जा रहा है कि अध्यापक है, सरकारी स्कूल में ये पढ़ाता है और एक अभ्यर्थी से इसने 4 लाख रुपए लिए थे और उससे नकल कराई गई थी। इस मामले पर बड़ी सफलता लगी है, संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब इस आरोपी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद कई और कड़ियां खुलेंगी, जहां पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कई और सफलताएं भी मिल सकती हैं, कई और खुलासे होने की संभावनाएं हैं। तो बड़ी खबर, पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच भजनलाल सरकार के कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की तरफ से 3 परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा भी शामिल थी। आरपीएससी की तीनों परीक्षाएं संपन्न। पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफी अच्छा लेवल रहा। बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से काम हुआ। बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई परीक्षाएं। मेरे को अच्छी उम्मीद है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। एहतियात के तौर पर बंद रहा इंटरनेट। कि इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए।
असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिन 3 परीक्षाओं का आयोजन किया वो कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर के अंदर रहे। उसके बाद बाहर निकलते ही हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा लेवल रहा और बाकी 50% के लगभग एवरेज भी था पेपर, बाकी बिल्कुल कर जाएंगे सर। अच्छा पेपर था, इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह बढ़िया स्टैंडर्ड पेपर था। राजस्थान जनरल स्टडी। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। जयपुर में परीक्षा के लिए बनाए गए 180 केंद्र, जहां दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुई परीक्षा। कोटा में इंटरनेट सेवा रही बंद। परीक्षा के दौरान अजमेर, जोधपुर में भी इंटरनेट बंद रहा। कोटा, बीकानेर में भी इंटरनेट को बंद रखा गया। भरतपुर में भी परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद रहा। कि इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। 11 बजे से 2 बजे तक संभाग मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट पूरी तरह से बंद। राजस्थान में सभी 7 संभागों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे। कोटा की बात करें तो यहाँ कुल 64 केंद्र बनाए गए, जिन पर 21,147 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर 11 उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी समेत 750 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। हमारा राजस्थान आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, जिसके अंदर लाइब्रेरियन और पीटीआई का दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, करंट जी के बहुत अच्छा आया है और जिसने अच्छी तैयारी की है वो आराम से इस पेपर को निकाल सकता है। आरपीएससी की परीक्षा को देखते हुए जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, वहीं राजस्थान रोडवेज ने खास इंतजाम किए। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज ने मुफ्त सफर की व्यवस्था दी। बात अजमेर की करें तो यहां 78 परीक्षा केंद्रों पर 25,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पेपर दिया, जहां जिला प्रशासन के साथ आरपीएससी की कड़ी नजर रही। कोटा में आरपीएससी परीक्षा के लिए 64 केंद्र बनाए गए, जहां 21,147 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा हुई। आरपीएससी के जरिए आयोजित परीक्षा के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 18,287 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बहरहाल प्रदेश भर के 602 परीक्षा केंद्र पर करीब 2 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो चुकी है, लेकिन आरपीएससी के जरिए आयोजित की गई परीक्षा भजनलाल सरकार की भी बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि चुनाव में सरकार ने जनता से वादा किया था कि बिना नकल के एग्जाम कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। और जिस तरीके से सरकार ने परीक्षा के दौरान नेट बंद किया, उससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने आज धन्यवाद यात्रा निकाली। दौसा शहर में उनका धन्यवाद यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुरारी लाल मीणा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का कोई रिस्पांस दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रहेगी कि वो कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को लगातार जारी रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि बुजुर्गों की पेंशन 1,000 से बढ़कर 2,000 की जाएगी, ऐसे में बीजेपी सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हो रही राजनीति पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बांटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि वो धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर बांटना चाहते हैं, जबकि भगवान राम सबके हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। देखो, ये बीजेपी वाले करते तो कम है, दिखाते ज़्यादा है। आपको पता है कि उनके शिविरों के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अभी वो हमारी जो स्कीम है उनको विधिवत रूप से जो हमारी लागू कर दें, उनको रेगुलर रखें, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम होगा उनके लिए। चाहे नाम उन स्कीमों को यदि रेगुलर रख लेंगे तो मैं उनकी उपलब्धि समझूंगा। जैसे हमने और हमारी कई घोषणा भी अच्छी थी। जैसे मान लो हमने ये कहा था कि पेंशन को 1,000 से 2,000 रख लेंगे, उनको बढ़ानी चाहिए। पेंशन स्टार्ट हमने की थी 750 हमने करी।
तो वहीं बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग के लिए भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका कभी न भुलाने वाला होगा। जोगेश्वर गर्ग ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी मां के साथ कार सेवा में हिस्सा लिया था। उनकी आंखों के सामने राम भक्तों पर हुई फायरिंग में कई लोगों की जानें भी गई थीं। जोगेश्वर गर्ग रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के सपने को साकार होते देख बेहद खुश हैं। राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी उन कार सेवकों को हो रही है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जब ढांचा ढहा था तब उन्होंने कार सेवा करी थी और अयोध्या जा कर के और उस वक्त भगवान राम के जयकारे लगाए थे, लंबा संघर्ष किया था। मेरे साथ में मौजूद हैं जोगेश्वर गर्ग जो कि बीजेपी के 5 बार के विधायक हैं और ये भी कार सेवा में गए थे। ये अकेले नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ गए थे। अब जब खुशी का लम्हा नज़दीक है तो ऐसे में जोगेश्वर गर्ग कैसे क्या सोच रहे हैं, बात करते हैं। बरसों पुराना सपना साकार होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही मंदिर की, कैसा महसूस करते हैं एक राम भक्त के तौर पर जोगेश्वर गर्ग? देखिए, लगभग 500 साल पहले राम मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद नाम का वो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था और उसको हटाने के लिए, जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सैकड़ों संघर्ष हुए जिसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। ये वर्तमान वाला आंदोलन 1986 से शुरू हुआ था और उसमें मैं संघ में जालौर ज़िले में दायित्व के साथ काम कर रहा था और उस रूप में उससे जुड़ा हुआ था। शिला पूजन कार्यक्रम हुआ तब मैं जालौर का जिला कार्यवाह था और उस नाते हर गांव में शिला पूजन हो ये हमने व्यवस्था करी थी। हर घर से ₹1.25 रुपया भेंट आए वो व्यवस्था हमने करी थी। तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद संयोग से मेरी भूमिका बदल के मैं राजनीति में आ गया और राजनीति में रहते हुए भी राम हमारे आराध्य हैं और आस्था के केंद्र है, जन जन की आस्था का केंद्र है अयोध्या और राम जन्मभूमि। उस दृष्टि से हमने सारा काम किया। 1992 की जो हुई थी कार सेवा उसमें मुझे जाने की अनुमति मिली, 90 वाले मुझे अनुमति। वही अब खबर जयपुर से है जहां योजना का नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई किया गया है जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमला किया है, कहा बीजेपी सरकार को कांग्रेस सरकार की योजनाओं से नहीं परहेज है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेताओं से बीजेपी को परेशानी जरूर दिख रही है। योजनाओं का नाम बदला जा रहा है लेकिन योजना नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी की योजनाओं को जारी रखा था। इंदिरा गांधी की शहादत के अपमान के भी आरोप लगाए गए। सुनिए क्या कुछ कहा। की सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा और सरकार ने आते ही शुरुआत ही पाप से कर। आप मुझे ये बताइए, इस देश में सबसे बड़ा बलिदान हुआ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा जी इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री है जिनको उनके घर में आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। इस देश पर बलिदान हो गई और जब वो उनकी डेथ हुई, जब वो बलिदान हुई, उससे पहले उन्होंने कहा था मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे खून का अंतिम कतरा इस देश से आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा। वो बलिदान हो गई, लेकिन आप जानते हैं आतंकवाद पंजाब में पूरी तरह से खत्म हो गया। इंदिरा जी वही है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इंदिरा जी के नाम से इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू हुई। सुबह 400 लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलता और शाम को 400 लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलता। पाप की पराकाष्ठा करती भारतीय जनता पार्टी ने आते ही इंदिरा जी के नाम को बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। इंदिरा जी के नाम से इतनी तकलीफ। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र चल रहे हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र किया गया। हमने तो अटल सेवा केंद्रों का नाम नहीं बदला क्योंकि अटल जी का हम सम्मान करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से योजनाएं चल रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ना तो राष्ट्रपति रहे देश के, ना प्रधानमंत्री रहे। आप मुझे ये बताएं, उनके नाम से जो योजनाएं चल रही है वो हमने बंद नहीं की। आप इस देश में कांग्रेस चुनाव हार गई, हम लोग चुनाव हार गए, बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन ऐसा पाप मत कीजिए। तो वहीं कांग्रेस सरकार में चरमराई आर्थिक व्यवस्था बीजेपी सरकार के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी, लेकिन भजन सरकार प्रदेश में विकसित किए गए नए आयाम स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये बात सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने कहा है। गौतम दत्त विभाग बांटने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कोऑपरेटिव का लाभ आमजन को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। बिना
वाणिज्यिक गणित के अनेक निर्णय इस तरह से किए उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चरमरा गया है, आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पिछली बार भी 13 से 18 की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि विकास के अनेक काम हमारी सरकार के उस समय भी हुए थे। पिछली बार भी वो जब सरकार में थे तब वही पैसे का रोना रहते थे, लेकिन हमारी सरकार जब जब भी आती है वो पैसों की व्यवस्था भी करती है और डेवलपमेंट भी करती है। और अब बात, गिरफ्तार किया गया है। 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रदीप शर्मा को पकड़ा गया। दलाल राम नरेश सैनी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के आवास और ठिकानों पर अभी भी तलाशी जारी है। एसीबी एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। परिवादी के पेंडिंग बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। 2 तस्वीरें एसीबी की कार्रवाई के दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया गया, एक और सरपंच तो वहीं दूसरी ओर दलाल को गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही जगह पर सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार एसीबी की ओर से जारी है। एक परिवादी है मालपुरा इलाके के, जिन्होंने हमारे ब्यूरो कार्यालय में एक लिखित में शिकायत दी थी कि उसका एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की फर्म है, उसके द्वारा सीतारामपुरा ग्राम पंचायत में 2022-23 में उसका टेंडर था जिसमें माल सप्लाई किया था, जिसके कभी बिल पेंडिंग थे, जिसको पास करने की एवज में सरपंच है प्रदीप शर्मा 2 लाख रुपए रिश्वत डिमांड कर रहा है। और खबर उदयपुर से है, जहां होटल कारोबारी समूहों से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े पैमाने पर खुलासे हो रहे। उदयपुर के फतेह ग्रुप, रॉकवुड ग्रुप और एडीएम ग्रुप से जुड़े ठिकानों से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप कारोबारी समूहों के ठिकानों से काले कारोबार संबंधी भारी भरकम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी जब्त हुई है, जबकि 5 करोड़ 54 लाख रुपए कीमत के करीब 9 किलो सोने के बेशकीमती आभूषण भी जब्त हुए हैं। आयकर कार्रवाई में रॉकवुड ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर टैक्स चोरी संबंधी अहम दस्तावेज भी मिले हैं। रॉकवुड ग्रुप संचालकों द्वारा मुंबई और कोलकाता की कंपनियों से 80 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के निवेश के दस्तावेज हाथ लगे हैं, तो वहीं रॉकवुड ग्रुप संचालकों के उदयपुर में होटल रेडिसन ब्लू से 62 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जनरेट करने के दस्तावेज भी जब्त किए गए। आयकर सूत्रों के अनुसार फतेह ग्रुप के संचालकों से 20 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी और खनन कारोबार से जनरेट करने के सबूत भी मिले हैं, तो वहीं फतेह ग्रुप संचालकों द्वारा होटल और वीवीआईपी वेडिंग डेस्टिनेशन कारोबार से 28 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज जब्त किए गए। एडीएम ग्रुप संचालकों के ठिकानों से आयकर विभाग को 11 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के दस्तावेज भी मिले हैं। खबर बूंदी से है, जहां पर भगवान केशव का मंदिर जिला प्रशासन और देवस्थानम विभाग की उदासीनता के चलते जर्जर हो रहा है। आरोप है कि देखरेख के अभाव में मंदिर के अंदर आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं, जिसके चलते मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में डर का माहौल भी बना रहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। केशव राय पाटन में पवित्र चंबल नदी के तट पर बना ये है भगवान केशव का मंदिर। नागर शैली में बना रियासतकालीन मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर होता जा रहा है। आरोप है कि जिला प्रशासन और देवस्थानम विभाग की उदासीनता के चलते केशव मंदिर अपना आकर्षण खोता जा रहा है। भगवान के दर्शन से आनंद की प्राप्ति करने वाले श्रद्धालु अब यहां आने से डरने लगे हैं। जो आते हैं वो भी डर डर के भगवान के दर्शन करते हैं। इनके डर की असल वजह क्या है, खुद इनसे सुनिए। और यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं और इनकी मतलब बहुत अच्छी तरह मतलब ये देखभाल करना चाहिए, जो इन लोगों का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। विक्रम संवत 1698 में बूंदी के तत्कालीन राव राजा शत्रुशाल्य के जरिए मंदिर का निर्माण कराया गया। आरोप है कि मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी जब से देवस्थानम विभाग के पास आई है, मंदिर जर्जर होता जा रहा है। मंदिर की दान पेटी में आने वाले लाखों रुपए के चढ़ावे को देवस्थानम विभाग ले लेता है, लेकिन मंदिर की देखरेख की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आलम यह है कि यहाँ किसी भी वक्त बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
देवस्थान विभाग कोई ध्यान नहीं देता। जो अनुदान की जो राशि की पेटियां हैं उसमें से पैसा तो चला जाता है, न मालूम किस काम आता है। भय का माहौल है और आक्रोशित हो रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर पड़ी दरारें और गिरते पत्थर यहाँ के बुरे हालातों की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। विभागीय अनदेखी का आलम यह है कि साल 2019 में बॉलीवुड की फिल्म मर्दानी 2 की शूटिंग के दौरान मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे हाथी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी मरम्मत विभाग ने आज तक नहीं कराई। मर्दानी 2 पिक्चर बनाई गई थी, उसके अंतर्गत ये हाथी के पैर में रस्सी बांध करके लगाया गया था, जिससे हाथी के पैर का नीचे का पत्थर टूट गया। ये भी 2-3 दिन पहले भी वहाँ पर एक बड़ा 3-4 फीट का पत्थर जो गिरा था। जिला प्रशासन और देवस्थानम विभाग के उदासीन रवैये के चलते बदहाली के दौर से गुजर रहे जन जन की आस्था के केंद्र भगवान केशव के मंदिर की ओर न जाने कब ध्यान जाएगा और कब मंदिर का जीर्णोद्धार हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। तो वहीं लेक सिटी उदयपुर में फिल्म अभिनेता आमिर खान की बेटी ईरा खान की शादी के फंक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ताज अरावली में 8 से लेकर 10 जनवरी तक आयरा खान की शादी से जुड़े समारोह होंगे। कार्यक्रम में आमिर खान के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी शामिल होने की संभावना है। शादी में आए मेहमानों से लेकर आमिर होटल ताज अरावली पहुंच चुके हैं, जहां होटल में वेलकम सेरेमनी में आमिर खान भी थिरकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आमिर ने राजस्थानी गीतों पर डांस किए, तो वहीं 3 दिन तक वेडिंग फंक्शन होंगे। बताया जा रहा है कि फिटनेस आधारित थीम होगी। तो वहीं गुजरात के वडोदरा से अयोध्या जा रही 108 लंबी अगरबत्ती दौसा पहुंच चुकी है, जिसे देखने का लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले में दर्जनों जगह राम भक्तों ने रथ को रुकवाकर अगरबत्ती का पूजन किया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के पाडली मोड़ के पास रथ पहुंचते ही भक्तों ने श्री राम के जयकारों के साथ रथ यात्रा का स्वागत किया। साथ ही अगरबत्ती निर्माता विहा भाई बरवाड़ का माला पहनाकर स्वागत भी किया। आपको बता दें कि 108 फीट लंबी अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है। 1 जनवरी को वडोदरा से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली अगरबत्ती 13 जनवरी को रथ यात्रा के रूप में अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान रथ में सवार औषधि युक्त अगरबत्ती जिस जगह से होकर गुजरती है, वहां के लोग उसका पूजन करने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस रथ को दूसरे थाना क्षेत्र तक छोड़ने का काम करती है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी उनके निजी स्थान में रामलला जब पधार रहे हैं, तो पूरे भारत देश के अंदर से पूरे भारत के भक्तों ने कहीं न कहीं उसकी ऐतिहासिक चीज वहाँ भेजी है। में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे देश में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। दौसा में आज कई हिंदू संगठनों की ओर से विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ। ये मोटरसाइकिल रैली दौसा शहर के सहजनाथ महादेव मंदिर से रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान बाइक पर सवार होकर ये राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान बाइक रैली में राम भक्तों में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या से आए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों को 22 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारियां भी दी जा रही हैं और इसके अलावा 22 जनवरी को दीप जलाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अंदर 22 तारीख को भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो भारत के नागरिकों की आत्मा का प्रतीक है और जन जन की आस्था का केंद्र है। लगभग 550 वर्ष के संघर्ष काल के बाद लगभग लाखों लोगों के बलिदान के बाद में ये भारतीय नागरिकों के लिए एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरे परवान पर हैं। झुंझुनू जिले के गांव में इन दिनों उत्सव जैसा माहौल है। गांव-गांव अयोध्या से आए अक्षत और पत्रक पहुंच रहे हैं।
ओचिडू गांव के उमेश जहांगीर में अयोध्या जाने का अनूठा जुनून है। वो अयोध्या में आयोजित होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ओचिटू गांव से साइकिल से अयोध्या जाएंगे। जहांगीर ओचिटू से अयोध्या की 850 किलोमीटर की दूरी 9 दिनों में पूरी करेंगे। चिड़ाव झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला हूँ। अपने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके लिए मैं पैदल साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। 15 जनवरी को दादा सत्ता प्रांगण से मैं जाऊँगा 9:15 बजे। ठीक है, राम मंदिर के अंदर जाने की मेरी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो मैं जाके दर्शन करके आऊँगा। ये सफ़र हमारा 850 किलोमीटर का, 850 किलोमीटर का है, तो कोशिश मेरी 22 तारीख तक को रहेगी और बाकी आगे राम जी। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आज दौसा के लालसोट में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राजकीय विद्यालय के खेल मैदान से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों पर होते हुए सीताराम मंदिर तक पहुंची। विशाल भव्य कलश यात्रा में 4000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने अपने सिर पर मंगल कलश रखकर यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं कलश यात्रा के दौरान शहर में जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। और बात चूरू से है खबर, जहां पर राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में बेटी के जन्म पर अनोखा नजारा देखने को मिला। अस्पताल में जन्मी बच्ची को जिस तरह गुब्बारों और फूलों से सजी थार में घर ले जाया गया, वैसा कम ही देखने को मिलता है। नवजात के परिवार वालों ने उसे घर ले जाने के लिए कार को शादी की तरह सजा दिया था। अस्पताल में सजी हुई गाड़ी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। हमारे क्या है कि मेरे भाई के लड़की हुई है, पहले पोत की लड़की हुई है, तो हमें इतनी खुशी है कि इस उपलक्ष्य में हम हमारी जैसे गाड़ी को सजा के और बच्ची को धूमधाम से घर पे ले जा रहे हैं। हमें 20 दिन से आज छुट्टी मिली है। 13 दिसंबर को मेरे भतीजी हुई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, इसीलिए हम आज धूमधाम से चूरू से सरदार शहर जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अब कुल्लू मनाली के जैसे हालात नजर आने लगे हैं। पिछले 4 दिनों से पारा माइनस में चल रहा है। आज भी आबू का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस बना रहा। वहीं गाड़ियां पार्किंग में रखी बाइकों पर बर्फ की चादर चढ़ी नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने भयंकर सर्दी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। वहीं ठंड के चलते सैलानियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। पहुंचा 0 से 4 डिग्री नीचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।